Hello students, today we will continue our chapter number 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। उसमें हमने आगे पढ़ा था स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, सम मेजरमेंट्स और उसके बाद का हमारा टॉपिक था स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। तो आज हम नया टॉपिक इसमें शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो लेट्स बिगिन। 10.5 करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इन आर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइस। कि हमारी हर रोज़ ज़िंदगी जो लाइफ है उसमें हम अलग अलग डिवाइस यूज़ करते हैं जो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। वी यूज़ अ मीटर स्केल। कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मीटर स्केल। तो बच्चों यहाँ पर देखो फिगर 10.6 में दिखाया गया अ मीटर स्केल एंड अ 15 मीटर स्केल। तो ये स्केल आप सबने देखी ही होगी। फॉर मेजरिंग लेंथ अ टेलर यूजेस अ टेप। कि टेलर क्या इस्तेमाल करता है, टेप इस्तेमाल करता है। वेयर एज अ क्लॉथ मर्चेंट यूजेस अ मीटर रोड। और उसी तरह सिमिलर क्लॉथ मर्चेंट होता है। बच्चों मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, वो क्या यूज करता है, मीटर रोड। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस। कि आपको पहले देखना पड़ता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट है, कौन सा चीज़ है जिससे आपको पता चले कि हाँ ये चीज़ मेजर करने के लिए हमें ये डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। यू कैनॉट मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। आप ट्री की साइज़ या अपनी चेस्ट की साइज़ मेजर करना चाहते हैं तो मीटर स्केल से नहीं कर सकते। फॉर इंटेंस मेजरिंग टेप इज़ मोर सुटेबल फॉर दिस। की उसके लिए मोर सुटेबल क्या है, ये मेजरिंग टेप। फॉर स्मॉल मेजरमेंट्स, जो छोटे छोटे मेजरमेंट्स होते हैं उसके लिए क्या करना है, सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल। जैसे कि आपको मेजर करना है आपकी पेंसिल की लेंथ, आप किस तरह से मेजर करोगे। यू कैन यूज़ अ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है जिसे हम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी बोलते हैं, उसमें 15 मीटर की स्केल होती है, उससे मेजर कर सकते हैं। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। कि अगर हम जब मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमें कुछ फॉलोइंग थिंग्स मतलब कि कुछ इंस्ट्रक्शंस है उसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट वन क्या है, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विथ द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 10.7। तो देखो बच्चों यहाँ पर किस तरह से दिखाया गया है कि स्केल को यहाँ से शुरू करना है और फिर मेजर करना है। सेकेंड, इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन। कि कुछ स्केल्स ऐसे होगी जिसमें एंड है उसका वो क्या हो गया, ब्रोकन, मतलब कि टूट गया होता है। तो क्या करना है, यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली। फिगर 10.8a जैसे कि ये फिगर है तो यहाँ पर क्या है कि हम जीरो मार्क है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इन सच केसेस यू शुड अवॉइड। अगर ऐसा केसेस होता है तो हमें क्या अवॉइड करना है, taking measurements from the zero mark of the scale. You can use any other full mark of the scale। कि आप कोई दूसरी स्केल इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें फुल मार्क है। से जैसे कि एग्जांपल 1.0 सेंटीमीटर फिगर 10.8b जो नीचे है उसमें क्या दिखाया है, देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। तो आपको क्या करना है कि आप इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो दूसरे नंबर को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हमें दिया है, फॉर एग्जांपल इन फिगर 10.8b द रीडिंग एट वन एंड इज 1.0। तो क्या लिखा है, 1.0 सेंटीमीटर है एंड एट द अदर एंड इज 14.3 सेंटीमीटर और दूसरा एंड है वहाँ पर क्या है 14.3 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। तो लेंथ क्या हुई ऑब्जेक्ट की, 14.3 माइनस 1.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, फाइनल आंसर क्या आता है 13.3 सेंटीमीटर। फिगर 10.8a इनकरेक्ट एंड बी करेक्ट मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल विथ ब्रोकन एज। तो बच्चों ये फर्स्ट वन ए मेथड है वो इनकरेक्ट है और बी है वो करेक्ट है कि किस तरह से हमें मेजर करना चाहिए। करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। कि मेजरमेंट करने के लिए हमारी आइज की जो पोजीशन होती है वो भी करेक्ट फॉर्म में होनी चाहिए। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज शोन इन फिगर 10.9। कि आपकी आइज है वो भी एक करेक्ट मेजर पॉइंट पर होनी चाहिए कि जहाँ से आपको मेजरमेंट लेना है, जो फिगर 10.9 है उसमें दिखाया गया है।
पोजीशन बी इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई, कि उस फिगर में पोजीशन बी है वो एक करेक्ट फॉर्म है। नोट दैट फ्रॉम द पोजीशन बी द रीडिंग इज 7.5 सेंटीमीटर। जो पोजीशन बी है उसमें जो मेजर करते हैं तो क्या आता है, 7.5 मेजरमेंट आता है। फ्रॉम पोजीशन ए एंड सी द रीडिंग्स में बी डिफरेंट, और ए और सी की पोजीशन से देखते हैं तो उनके जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट आएंगे। फिगर 10.9 B is the proper position of the eye for taking reading of the scale, की B है वो प्रॉपर पोजीशन है अगर हमें स्केल का मेजरमेंट करना है या रीड करना है तो। एक्टिविटी 3 मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंडस्पैन एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपके सब क्लासमेट है उसकी हाइट मेजर करनी है, लेकिन दो तरह से। पहला है हैंडस्पैन मेथड जो हमने आगे देखा था इस चैप्टर में, और दूसरा है मीटर स्केल से। फिर देखना है दोनों का कंपैरिजन करके कि क्या मेजरमेंट आता है। For this, ask your classmate to stand with his back against a wall। कि आप अपने क्लासमेट को बोलिए कि हाँ वो दीवार है वहाँ पर सीधा खड़ा रह जाए। Make a mark on the wall exactly above his head। कि एक मार्क बना दीजिए उसका जो हेड है उसके ऊपर का लेवल है वहाँ पर। Now measure the distance from the floor to this mark on the wall with your handspan and then with the meter scale। तो आपको क्या करना है, फिर नीचे से फ्लोर से लेकर उसकी हाइट है वहाँ तक आपको हैंडस्पैन से मेजर करना है, फिर उसके बाद मीटर स्केल से मेजर करना है। लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ इन अ सिमिलर वे। टर्न बाई टर्न सबको ये सिमिलर वे में करना है। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.3। और ये जो सारा ऑब्जर्वेशन होता है वो आपको रिकॉर्ड करके रखना है नीचे जो टेबल है 10.3 उसमें। टेबल 10.3 मेजरमेंट ऑफ हाइट। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, हु मेजर द हाइट, हाइट इन हैंडस्पैन, हाइट इन सेंटीमीटर। तो ये बॉक्स है आपको कंप्लीट करना है। स्टडी केयरफुली रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। कि आपको जो रिजल्ट मिला है अलग अलग स्टूडेंट्स के द्वारा उसको आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। द रिजल्ट इन कॉलम 2 मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कि कॉलम 2 में जो है वो एक डिफरेंट आएगा, सबका अलग अलग आएगा। क्यों, उसका रीज़न है एज द लेंथ ऑफ द हैंडस्पैन मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स के हैंडस्पैन का मेजर होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए। लुक एट द रिजल्ट इन कॉलम 3 वेयर द मेजरमेंट्स आर डन यूजिंग स्टैंडर्ड स्केल। की कॉलम 3 में क्या इस्तेमाल किया है, स्टैंडर्ड स्केल से मेजर किया है। द रिजल्ट में बी क्लोज टू ईच अदर नाउ। तो उसका रिजल्ट है वो एक दूसरे से बहुत नज़दीक होगा। बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल। तो क्या वो एग्जैक्टली इक्वल है। इफ़ नॉट, अगर नहीं है, वाई डू यू थिंक देर इज़ अ डिफरेंस। तो आपको क्या लगता है कितना डिफरेंस क्यों आया। आफ्टर ऑल एवरीबडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंडस्पैन। कि सब तो एक सेम स्केल ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, छोटे छोटे एरर्स हो सकते हैं जो ऑब्जर्वेशन में आए हैं। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर्स इन मेजरमेंट्स। कि हायर क्लास में जाकर आप पढ़ाई करोगे कि इस तरह से छोटे छोटे जो माइनस एरर्स आते हैं उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए और ये एरर्स किस तरह से कम करते हैं मेजरमेंट में। 10.6 Measuring the length of a curved line. We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale। की जो curved line है उसको हम डायरेक्टली इस मेजर नहीं कर सकते मीटर स्केल से। We can use a thread। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, थ्रेड। थ्रेड का मतलब होता है धागा। To measure the length of a curved line। की कर्व्ड लाइन को मेजर करने के लिए हम धागा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। Activity 4 Use a thread to measure the length of the curved line AB। फिगर 10.10 कि आपको क्या लेना है, थ्रेड को इस्तेमाल करके मेजर करना है कर्व्ड लाइन को, जो फिगर 10.10 है उसमें दिखाया गया है। तो देखो बच्चों यहाँ पर है फिगर 10.10 मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन विथ अ थ्रेड। पुट अ नोट
ऑन द थ्रोट नियर वन ऑफ ईच एंड। तो आपको क्या करना है, नोट। बच्चों नोट का मतलब होता है हिंदी में गांठ लगानी है, एक एक उसका एंड है उसकी तरफ। प्लेस दिस नोट ऑन द पॉइंट ए, फिर वहाँ पर पॉइंट ए पर वो रखना है। नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन, एक स्मॉल पोर्शन करना है थ्रेड का। कीपिंग इट स्ट्रॉन्ग यूजिंग योर फिंगर्स एंड थंब, फिंगर्स और थंब को इस्तेमाल करके। होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट वेयर वन हैंड, और दूसरा एंड पॉइंट है वहाँ पर आपको हाथ से पकड़ना है उसको। यूजिंग द अदर हैंड, दूसरा हैंड को इस्तेमाल कर कर स्ट्रेच अ लिटल मोर पोर्शन की, उस लिटल पोर्शन मतलब कि थोड़ा सा जो पोर्शन है उसको स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करना है मतलब कि खींचना है ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन के साथ। गो ऑन repeating this process till the other end B of the curved line is reached। जब तक हम ये कर्व्ड लाइन B है वहाँ तक नहीं पहुँचते तब तक हमें ये प्रोसेस रिपीट करती रहनी है। मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टचेस द एंड B, कि एंड है B का वहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक मार्क कर देना है। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग द मीटर स्केल, अब स्ट्रेच करना है थ्रेड को ये मीटर स्केल के साथ। मेजर द लेंथ बिटवीन द नोट इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड, फिर मेजर करना है जो हमने नोट हमारी जो गांठ थी बिगिनिंग में और जो फाइनल है जहाँ पर बी है वहाँ तक का हमें मेजर करना है। दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी, ये हमें क्या देगा, लेंथ देगा किसकी, कर्व्ड लाइन ए बी है उसकी। We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and lengths correctly। हमें क्या करना पड़ता है, बहुत केयर रखना पड़ता है ताकि हम इंश्योर हो सके ये मेजर डिस्टेंस करने का कि हम करेक्टली मेजर कर रहे हैं कि नहीं। एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स, और हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। एंड डिवाइसेस विच वी कैन मेजर दीज डिस्टेंसेस, जिससे हम ये मेजर कर सकते हैं ये सारे डिस्टेंसेस। एंड कैन कन्वे आर रिजल्ट टू अदर्स, और हम दूसरों को बता सके कि हाँ ये इस तरह से रिजल्ट आया है। 10.7 मूविंग थिंग्स अराउंड अस, एक्टिविटी 5। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचिए जो आपने रिसेंटली अभी देखी है। लिस्ट देम इन टेबल 10.4, और उसको लिस्ट करके नोट डाउन कीजिए टेबल 10.4 के अंदर। दिस में इंक्लूड अ स्कूल बैग, अ मॉस्किटो, अ टेबल, पीपल सिटिंग ऑन चेयर्स और पीपल मूविंग अबाउट, ये सारी चीज़ आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। द लिस्ट में ऑल्सो हैव बटरफ्लाई, अ डॉग, अ काव, योर हैंड्स, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a piece of stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a sewing machine, a wall clock or the hands of a clock। Make your list as large as you can, कि जितना हो सके लंबा लिस्ट उतना बनाइए। Which of these are moving, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मूविंग है। Which are at the rest, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो रेस्ट पर है। टेबल 10.4 ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड इन मोशन। तो बच्चों यहाँ पर टेबल 10.4 दिखाया है, उसमें बताया गया है डिफरेंस करके कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो रेस्ट पर है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो मोशन में है। तो लेट्स सी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, उसमें है हाउस, टेबल और क्लॉक। ऑब्जेक्ट इन मोशन, अ फ्लाइंग बर्ड, सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक। How did you decide whether an object is in motion or at the rest? क्या आपने किस तरह से डिसाइड किया कि ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या रेस्ट की पोजीशन में है। You might have noticed that the bird is not at the same place after some time। क्या आपने नोटिस किया होगा कि बर्ड है वो सेम प्लेस पर नहीं है जब आपने उसको कुछ देर के बाद देखा तो। While the table is at the same place, और उसके कंपैरिजन में टेबल है तो वो सेम प्लेस पर ही है। On this basis you may have decided whether an object is at rest or in motion। कि इस बेसिस के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या मोशन में। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन एंट क्लोजली। तो चलो आगे देखते हैं मोशन ऑफ एन एंट। एक्टिविटी 6, सिलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड एंट्स। कोई ऐसी प्लेस सिलेक्ट कीजिए जहाँ पर आप एंट्स को फाइंड कर सकते हैं। स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट। एक वाइट पेपर लीजिए, उसे ग्राउंड पर रखिए और उसके ऊपर थोड़ी सी शुगर रखिए।
Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet of paper soon. कि ants होती है वो अट्रैक्ट होती है शुगर से और आप थोड़ी देर में देखोगे कि बहुत सारी ants है वो क्रोलिंग करके आ जाएगी इस पेपर के ऊपर. For any one ant, try and make a small mark with a pencil near its position when it has just scroll to the sheet of paper. फिगर 10.11. तो नीचे 10.11 है उस फिगर में दिखाया गया है उस तरह से करना है कि कोई भी एक एंट आ रही है तो एंटर हो रही है इस पेपर के ऊपर तो आप क्या करिए कि वहाँ पर एक मार्क कर दीजिए कि किस तरह से वो उसकी पोजीशन क्या है. Keep marking its position after a few seconds as it moves along on the sheet of paper. कि उसकी पोजीशन है वो कुछ सेकंड्स के बाद आप चेंज होती रहती है तो आप वो पेपर के ऊपर पेंसिल से मार्क कर सकते हैं. आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम के बाद शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द एंड्स. वो पेपर है उसको शेक कीजिए. कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड. आपने जो पॉइंट्स है वो मार्क किए हैं उसको कनेक्ट कीजिए विथ एरोज टू शो द डायरेक्शन इन विच द एंट वॉज मूविंग. ताकि हमें पता चले कि एंट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही थी. फिगर 10.11 मोशन ऑफ एन एंट. तो बच्चों इस फिगर में हमें बताया गया है मोशन ऑफ एंट. तो देखो यहाँ पर छोटे छोटे शुगर के पीसेस है और किस तरह से एंट है अपनी पोजीशन चेंज करेगी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर है. मूविंग ईच पॉइंट यू हैव मार्क्ड शोज वेयर द एंट मूव्ड टू इन इंटरवल्स ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स. की हर एक मार्क आपने जो नोट किया है हमने आगे जो देखा वो क्या बता रहा है कि कुछ इंटरवल्स कुछ सेकेंड्स के बाद एंड एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो रही है. मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. इजंट इट. मोशन क्या है कुछ चेंजेस होते रहते हैं टाइम के साथ उसकी पोजिशन में उस ऑब्जेक्ट के टाइम के साथ. इजंट इट. क्या ये बात सच नहीं है. In activity 5, where did you place objects like a clock, a sewing machine or an electric fan in your grouping of the objects? कि आप ग्रुप कर रहे थे आगे हमने जो देखा था उसमें इस चीज़ को आपने कहाँ पर रखा है. Are these objects moving from one place to another? क्या ये ऑब्जेक्ट्स है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होते हैं. तो इसका आंसर है नो. डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी अदर पार्ट्स. क्या आपको देखते हो कि कोई चेंज हो रहा है उनके पार्ट्स के अंदर. द ब्लेड्स ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग. जो फैंस के ब्लेड्स है या क्लॉक के जो हैंड्स है वो किस तरह से मूव कर रहे हैं. इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन एंट और अ ट्रेन. तो इसमें कोई सिमिलर है एंट का या ट्रेन का जिस तरह से मूवमेंट हो रहा था उस तरह से. लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स ऑफ मोशन. की चलो आगे देखते हैं कुछ टाइप के मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस. ताकि ये डिफरेंसेस है वो हमें समझ में आ सके. 10.8 टाइप्स ऑफ मोशन. You may have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of soldiers in a parade or the falling of a stone. फिगर 10.12 की आपने देखा ही होगा कि अलग अलग मोशन व्हीकल किस तरह से चलते हैं स्ट्रेट रोड के ऊपर. मार्च पास्ट होती है सोल्जर्स की परेड के अंदर वो देखा होगा या स्टोन को गिरते हुए दिखा है जो फिगर 10.12 में दिखाया गया है. What kind of motion is this? ये सारे हैं तो किस तरह के मोशन है. तो बच्चों देखो यहाँ पर है फिगर 10.12 सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशंस. ये सारे रेक्टिलिनियर के एग्जाम्पल्स है. स्प्रिंटर्स इन 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक. तो बच्चों स्प्रिंटर्स का मतलब होता है तेज दौड़ने वाला. कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. तो आप और कोई एग्जाम्पल्स बता सकते हो आपके सराउंडिंग्स में से जो ये रेक्टिलिनियर मोशंस में इंक्लूड होता है. इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स वी सी दैट द ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. की एग्जाम्पल्स हमने सारे आगे देखे उसमें हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट्स है सारों कैसे मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. इस तरह के जो मोशंस होते हैं उसे क्या कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है. एक्टिविटी 7. टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट एंड ड्रिल इट विथ योर हैंड. की एक स्टोन लीजिए उसके अंदर एक धागा बांधिए फिर अपने हाथ से उसे घुमाइए. ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन. और ऑब्जर्व कीजिए स्टोन का मोशन क्या है.
वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। हमें ये ऑब्जर्व करके पता चला कि स्टोन है वो मूव करता है कैसे, सर्कुलर पाथ में ही। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। कि इस मोशन में जो डिस्टेंस होता है स्टोन का और आपका वो एक सिमिलर रहता है, सेम रहता है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ऐसे मोशन को क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन। फिगर 10.13 सम ऑब्जेक्ट्स इन सर्कुलर मोशन। द motion of a point marked on the blade of an electric fan or the hands of a clock are examples of circular motion। फिगर 10.13 जो ये फैन है, इलेक्ट्रिक फैन या क्लॉक्स के जो हैंड्स है वो एग्जाम्पल है किसके, सर्कुलर मोशन के, जो फिगर 10.13 में ऊपर अभी हमने देखा। The electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another। जो इलेक्ट्रिक फैन है या क्लॉक के जो हैंड्स है वो अपनी तरह से मूव नहीं होते एक जगह से दूसरी जगह पर। बट द ब्लेड्स ऑफ द, लेकिन जो उनकी ये जो ब्लेड होती है वो फैन रोटेट्स एंड सो डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। इसी तरह से फैन के हैंड रोटेट होते हैं और क्लॉक के भी। If we mark a point anywhere on the blades of a fan or on the hands of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate। तो अगर हम मार्क करते हैं कोई फैन का या हैंड्स होते हैं क्लॉक का सेंटर में से तो उसकी प्रॉपर प्लेस तक, तो क्या होता है उसका जो डिस्टेंस होता है दोनों का बीच में जो डिफरेंसेस है वो सेम ही रहता है। क्यों, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स है सर्कुलर मोशन के। In some cases an object repeats its motion after some time। कि कुछ केसेस में ऐसा होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो रिपीट करता है अपना मोशन कुछ देर के बाद। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इस तरह के मोशन को क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन। टेक द स्टोन टाइड विथ अ स्ट्रिंग दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 7। वो स्टोन लीजिए जो स्ट्रिंग किया हुआ है जो हमने यूज़ किया था एक्टिविटी 7 में। याद आया बच्चों आपको। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट। कि अब क्या कीजिए, उस स्ट्रिंग को हैंड से अपने वो स्टोन को हिलाइए, हैंग किया है उसको। दिस इज अ पेंडुलम। इसे क्या कहा जाता है, पेंडुलम कहा जाता है। पुल द स्टोन ऑन टू वन साइड विद द अदर हैंड। और फिर क्या कीजिए, दूसरे हाथ से इस स्टोन को हिलाइए और लेट इट गो। नाउ द पेंडुलम इज इन मोशन। क्या पेंडुलम किस में आ गया है, मोशन के फॉर्म में आ गए हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का। अ ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो। की ब्रांच और ट्री है वो मूविंग हो रही है टू और फ्रो से। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार और द मेम्बरेंस ऑफ अ ड्रम, जिसे ब्रैकेट में क्या लिखा है, तबला कहा जाता है, बीइंग प्लेड, आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशंस के हैं। वेयर एन object or a part of it repeats its motion after a fixed interval of time। फिगर 10.14 जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट या कोई उसका पार्ट है वो रिपीट करता रहता है अपना मोशन कुछ फिक्स इंटरवल टाइम के बाद, जो फिगर 10.14 में हमें दिखाए गए हैं। फिगर 10.14 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। डिड यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? कि क्या आपने ऑब्जर्व किया स्विंग मशीन को एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5 पर? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन वाइल एनी पॉइंट ऑन इट्स व्हील मूव्स विथ अ सर्कुलर मोशन। क्या आपने देखा होगा कि वो रिमेन रहता है सेम लोकेशन पर ऊपर और व्हील है वो मूव करते हैं किस तरह से, एक सर्कुलर मोशन में। इट ऑल्सो हैज़ अ नीडल दैट मूव्स अप एंड डाउन कंटिन्यूसली। उसके अंदर एक नीडल का मतलब होता है सुई होती है, वो मूव करते रहते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कंटिन्यूसली। एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट्स, इजंट इट, जिस तरह से व्हील रोटेट होता है तब तक। दिस नीडल इज अंडर गोइंग अ पीरियोडिक मोशन। ये नीडल है वो किस तरह से जा रही है, पीरियोडिक मोशन में। हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल अलोंग द ग्राउंड हियर? कि क्या आपने
कभी भी आपने ऑब्जर्व किया है क्लोजली, मतलब बारीकी से, कि मोशन किस तरह से होता है बॉल का जो ग्राउंड के ऊपर है। हियर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, कि बॉल क्या हो रहा है, रोलिंग हो रहा है ग्राउंड के ऊपर। रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलोंग द ग्राउंड, रोटेट हो रहा है और मूविंग फॉरवर्ड मतलब कि आगे की तरफ बढ़ रहा है ग्राउंड के ऊपर। Thus the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion, तो बॉल है वो दो तरह के मोशन कर रहा है, कौन से रेक्टिलिनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। Can you think of other examples where objects undergo combinations of different types of motion? क्या आप दो और कोई एग्जाम्पल्स बता सकते हो और कोई ऑब्जेक्ट्स के जो जिसके अंदर कॉम्बिनेशन हो रहा है दोनों टाइप्स के मोशन का। We did many measurements activities and discussed some kind of motion, कि इस चैप्टर में हमने बहुत सारे मेजरमेंट्स की एक्टिविटीज़ की और डिस्कस किए अलग अलग टाइप के मोशंस के ऊपर। We saw that motion is a change in the position of an object with time, कि हमने देखा कि मोशन क्या है, चेंज है किसका, पोजिशन का, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, टाइम टू टाइम पर। द चेंज इन द पोजिशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंसेस मेजरमेंट्स, कि चेंज है पोजिशन के अंदर वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, किस तरह से, डिस्टेंस माप कर मेजरमेंट का। दिस अलो अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज, इससे हमें क्या पता चलता है कि कितना फास्ट या स्लो है इस चीज़ का मोशन। The movement of a snail on the ground, a butterfly flittering from flower to flower, a river flowing, an aeroplane flying, moon going around the earth, and blood flowing inside our bodies shows that there is a motion everywhere around us. ये सारे एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि हाँ मोशन है वो हमारे आसपास की हर एक जगह पर है।